गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? फाइन। चलिए, तो आज हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन क्या है? ठीक है। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल whenever there is change in current in the same coil। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड? whenever there is current and if this current changes। वहाँ हम लोगों ने ये कहा whenever there is change in magnetic flux, that is law of electromagnetic induction, Faraday law of electromagnetic induction देखा अपन ने, that is E is equal to minus of d phi by dt। माइनस साइन था in accordance with Lenz's law, and E is equal to d phi by dt, that is rate of change of magnetic flux is induced EMF। whenever flux changes, change is must, चाहे कितना भी small flux हो, that must change with time। टाइम के साथ यदि flux change हो रहा है then EMF will be induced। ठीक है। तो मान लो कोई coil है यूं, इसमें current पास हो रहा है I, and suppose this current is changing। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि whenever current passes through a wire, then magnetic field is produced around the wire। जब current होगा magnetic field होगा। whenever current changing, changing current है, whenever current is changing, then the field produced, magnetic field produced will also change, and changing magnetic field will produce changing magnetic flux। क्योंकि flux होता है B डॉट E, जब magnetic field change हो रहा है flux change होगा and current will be induced। ठीक है। अगर current I पास हो रहा है इसमें and this current is changing, अगर ये current increase हो रहा है, सपोज कि current increase हो रहा है, तो अगर current increase होगा तो जो field है वो भी increase होगा, और field increase होगा तो flux increase होगा, change होगा, तो current will be induced in the same coil। जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो करंट चेंज हो रहा है देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये ईएमएफ जो होगा, इसके कारण जो करंट होगा, दैट इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द वेरी काज। यानी कैसे प्रोड्यूस हुआ? इंक्रीजिंग करंट के कारण, है ना। तो वो क्या करेगा? वो अपोज करेगा, है ना। करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो इंक्रीज का अपोज करेगा, है ना। तो इस तरह से बैक ईएमएफ हुआ, उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ और अपोजिंग ईएमएफ। ठीक है। जैसे यहाँ पर ने कहा कि करंट इसमें जा रहा है, करंट यदि इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, तो इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इसका अपोज करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। अदर हैंड यदि करंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो उस केस में ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि वो करंट को इंक्रीज करना चाहेगा। तो इस तरह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं बैक ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, और दिस इज आल्सो कॉल्ड अपोजिंग ईएमएफ। ये अपोजिंग ईएमएफ भी कहलाता है, हाँ, अपोजिंग ईएमएफ, बिकॉज दिस विल हैव द टेंडेंसी टू अपोज द वेरी काज। समझ में आया? तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। Experimentally it is found the flux linked phi is found to be directly proportional to I। करंट यदि बढ़ेगा, है ना, करंट ज्यादा होगा, फ्लक्स लिंक्ड ज्यादा होगा, है ना। करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, फ्लक्स बी डॉट ए भी ज्यादा होगा, तो phi is found to be directly proportional to I। experimentally found facts है। then it will imply, है ना, phi is equal to का अगर साइन दे पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट हियर इट इज L एंड I तो था ही। ठीक है। तो phi इज इक्वल टू L I, है ना, वेयर L इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहां से देखें तो L इज इक्वल टू phi अपॉन I। ठीक है। phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, phi इक्वल टू L I, वेयर L इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये जो L है ये L कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये L क्या कहलाता है? L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। माइंड द लैंग्वेज, और वर्ड क्या लिखा है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। वेयर L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। एंड सेल्फ इंडक्शन,
that is different. Self-induction is phenomena. Self-induction is phenomena due to which the current is induced in the coil whenever the current flowing through the coil changes in the same coil. ठीक है, सिंगल कॉइल है, उसी में यदि करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट विल अपोज द वेरी कॉज, है ना, दैट्स व्हाई द नेम बैक ईएमएफ और अपोजिंग ईएमएफ. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना. अगर इसको डिफाइन करने बोलता है तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल चेंजेस. ठीक है, and self inductance, this is constant, proportionality constant L, which is given by L is equal to 5 upon I. This L self inductance और simply inductance it is called, है ना. म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ेंगे अपन, दो कॉइल होगा तो, है ना. सिंपली इंडक्टेंस L, दिस इज सर्किट एलिमेंट. AC पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें अपन L और C का देखेंगे यूज, है ना. L एंड C ये सर्किट एलिमेंट है. इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, और रेसिस्टेंस देखा अपन ने डीसी सर्किट में रेसिस्टेंस. तो आर रेसिस्टेंस एल सी ये सारे क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं सर्किट एलिमेंट्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट. क्लियर? अब यहाँ देखिए, जैसे कि अपन ने कहा एंड दिस एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई. फार्मूले में लिख रहा है 5 upon I, फार्मूले में 5 upon I, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई. एज रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई. ये वी पर डिपेंड नहीं करता और आई पर भी नहीं करता था. उसी तरह ये फाई आई पर नहीं कर रहा है. फाई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, बिकॉज फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. दिस इज डिटरमिन्ड प्योरली ज्योमेट्रिकली. माइंड इट, एल इज डिटरमिन्ड प्योरली ज्योमेट्रिकली. इसके लिए एक्सप्रेशन अपन डिराइव करेंगे. जैसे कैपेसिटेंस देखा था सी, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया, सेपरेशन एंड मटेरियल बिटवीन और डाइलेक्ट्रिक और मीडियम बिटवीन प्लेट्स, उस पर डिपेंड करता है. रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, नेचर रो, लेंथ एरिया, दैट इज रेसिस्टेंस. इंडक्टेंस इसी तरह यहाँ देखेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है. इंडक्टेंस ये कॉइल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इंडक्टेंस कॉइल की प्रॉपर्टी है. इंडक्टेंस इज ऑल्सो डिटरमिन्ड प्योरली ज्योमेट्रिकली. ठीक है, और फाई और आई पर ये डिपेंड नहीं करता. क्लियर? अब अपन यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब इसको हटा देते हैं अपन. क्लियर? चलिए, तो L इज इक्वल टू 5 upon I अपन ने लिख दिया. ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखते हैं, L इज इक्वल टू दिस मच, है ना. नाउ क्या कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में पता है? if we take what, if I is equal to 1, if I is equal to ये तो एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, if I is equal to 1 ampere, ऐसा मान लिया था. if I is equal to 1 ampere, then it will imply क्या हो जाएगा? in that case L is equal to 5. L is equal to 5 हो जाएगा. If I is equal to 1 ampere, then L is equal to 5. तो ये अपने को वे ऑफ डिफाइनिंग देता है. ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल होता है, इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 ampere ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट. ठीक है, जब 1 ampere का करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, एसोसिएटेड होगा कॉइल से, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर है ना? तो ये तो कर लिया अपन ने. ना अगर इसकी यूनिट देखी जाए, व्हाट विल बी द यूनिट? ठीक है, अगर सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट की अपन बात करें, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? एज सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू क्या था? एल आई. तो यहाँ से अपन ने लिखा था एल इज इक्वल टू 5 upon I. और 5 फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर, WB. ठीक है, और करंट की पता है एम्पियर. तो वेबर पर एम्पियर इज द एसआई यूनिट. और
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी। हेनरी, एसआई यूनिट इज हेनरी। एसआई यूनिट नेम पर बेस्ड होता है, हेनरी। अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल एच, ठीक है। यानी 1 वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 हेनरी। नहीं, L इक्वल टू 5/I, जैसे अपन डिफाइन करते आ रहे हैं, यूनिट देखते आ रहे हैं। फ्लक्स वेबर, करंट एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। और SI बोले तो SI स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या होता है, नेम पर बेस्ड होता है। जोसेफ हेनरी, इन्होंने भी काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, है ना। एंड फैराडे, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम किया, इसलिए उनके ऑनर में, जोसेफ हेनरी के ऑनर में इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी है, ठीक है। तो जब भी नाम लिखते हैं, नाम पर जो है तो स्मॉल लेटर से लिखना है अपने को, है ना। एब्रीविएशन फॉर्म में कैपिटल, पता है कुछ लोग गलती कर जाते हैं, है ना। तो हेनरी, हेनरी 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर पर। इंडक्टेंस अपन निकालते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो एक सर्कुलर कॉइल का निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो मान लो ऐसा एक कॉइल है यूं, ठीक है, और इसका रेडियस अपने को दिया हुआ है। सपोज द रेडियस इज दिस आर, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, मान लें कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, n इज द नंबर ऑफ टर्न। सर्कुलर कॉइल लिया है, इसमें मान लो I करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज I, और इसका रेडियस मान लें अपन r है, r इज द रेडियस। क्लियर, I करंट फ्लो हो रहा है, r रेडियस है, मान लो ये सेंटर O है। क्लियर, I करंट इज फ्लोइंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो L इज इक्वल टू व्हाट, L इज इक्वल टू 5/I, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन 1, 5 इक्वल टू LI, L इज इक्वल टू 5/I। क्लियर, तो 5 पहले निकालना पड़ेगा। फ्लक्स लिंक्ड ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। NBA cos थीटा, n नंबर ऑफ टर्न्स n है, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, NBA cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। तो अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट के कारण, है ना, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, यूं हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अपवर्ड, है ना। थंब इधर दे रहा है, यानी परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा, ठीक है, अपनी ओर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। एंड एरिया वेक्टर तो इस पर नॉर्मल ही होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, ये हो गया सिंपली NBA। अब n तो n ही है। B मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल निकाला है अपन ने, क्या होता है रिकॉल करो, μ0 NI, μ0 NI, μ0 NI, I यदि करंट फ्लो हो रहा है एंड n नंबर ऑफ टर्न्स है तो μ0 NI अपॉन 2r, where r is the radius of the coil। μ0 NI अपॉन 2r रिकॉल करो, ठीक है। एरिया इसका कितना होगा, पाई r स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हाँ, कि हो गया μ0, दिस इज μ0, n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर, n, ठीक है। देन पाई r स्क्वायर, पाई और एक r कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई r, ठीक है। μ0 n स्क्वायर पाई r इंटू I होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ phi, है ना, वेरी सिंपल। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 one can write L इज इक्वल टू व्हाट, phi अपॉन I, तो I यहाँ डिवाइड हो गया, क्या बच गया, μ0, इट इज μ0 n स्क्वायर, क्लियर, n स्क्वायर पाई r बाई 2, पाई r होल डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, आ गया समझ में। तो ये अपन ने किया, ठीक है। फ्रॉम 1 L इज इक्वल टू 5 अपॉन I, L इज इक्वल टू कितना हो गया, μ0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2। किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और करंट है ही नहीं एक्सप्रेशन में, तो L इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर कर रहा है, R पर रेडियस पर कर रहा है, और मीडियम पर ऑफ कोर्स कर रहा है। μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस।
अगर इसके बीच कोई मटेरियल रखा हुआ होता, मान लो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, तो उस केस में फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता, L इजिकल टू म्यू लेना पड़ता, L इजिकल टू म्यू, म्यू इजिकल टू म्यू जीरो म्यू आर टाइम्स L बढ़ जाता। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब अपन एक डेरिवेशन हम लोग करते हैं, दैट इज सोलेनॉइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अपन निकालना है ना। सोलेनॉइड ये आता है बोर्ड में, देखिए कोई सोलेनॉइड है दैट मच, है ना, ठीक है। सोलेनॉइड यूं ले लिया अपन ने, ठीक है। इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, आइडियल सोलेनॉइड ले लिया, इसका जो लेंथ है वो है एल, ठीक है, एंड रेडियस है इसका मान लो अपन ने ले लिया आर, नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया इसमें है एन। क्लियर? अपने को निकालना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, जिसका लेंथ काफी ज्यादा हो इन कंपेरिजन टू इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन और रेडियस, ठीक है। तो एल लेंथ का है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आर इसका रेडियस है कॉइल का, ईच कॉइल का, है ना। तो जब करंट फ्लो होता है, देखा है अपने सोलेनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, वेयर एन इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन अपॉन एल, ठीक है। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली बोले तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है इतना, म्यू जीरो एन आई, सेंटर पर, एजेज पर जस्ट हाफ होता है, देखा अपन ने, म्यू जीरो एन आई बाई टू, म्यू जीरो एन आई बाई टू, ठीक है। बट अपन यहाँ मानते हैं, थोड़ा यहाँ एस्टिमेशन है, रफ एस्टिमेशन, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है म्यू जीरो एन आई। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस। तो अपने को एल निकालना है, फ्रॉम डेफिनेशन व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, मान लो इक्वेशन वन, एल ये होता है फाई अपॉन आई, अभी देखा अपन, क्लियर। अब अपने को फाई निकालना है यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड कॉस ऑफ थीटा दैट इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, है ना। तो बी एंड ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, और एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, यूं कॉइल रखा है तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो वन, एन बी ए हो गया, अपॉन आई, ठीक है, अपॉन आई, वो तो बाद में करूंगा जब एल निकालना होगा, अभी फाई निकालना है तो एन बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो वन, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थाई, बी का वैल्यू रख दो म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन, एन एक्चुअली क्या है, एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आई करंट आया यहाँ पे, आई तो हो गया, है ना, म्यू जीरो एन आई बाई एल, म्यू जीरो एन आई, तो ये तो वैल्यू रख दिया अपन ने किसका, बी का, और फिर एरिया, एरिया इस पार्ट को अपन मिटा देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, चलिए यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्लियर है ना। तो अब अपने को देखना है, ये हो गया एन बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू जीरो एन आई, स्मॉल एन था, एन बाई एल इंटू आई, इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ऐसा लिखते हैं ना, सो एल इज इक्वल टू फ्रॉम वन, एल इज इक्वल टू, एल बराबर क्या होगा ये अपन कर सकते हैं, है ना, एल इज इक्वल टू व्हाट, फाई अपॉन आई, फाई का वैल्यू रख दो और आई से डिवाइड कर दो, ये हो गया, थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये हो गया म्यू जीरो एन 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 स्क्वायर, एन 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 स्क्वायर, देन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, अपॉन एल, क्लियर, ये हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। इसको डिफरेंटली भी कास्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। देख लो कैसे, म्यू जीरो तो है ही, एन स्क्वायर
तो n इज इक्वल टू होता है स्मॉल n इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N होल डिवाइडेड बाय लेंथ, ये था, है ना। तो n बराबर हो गया NL, n स्क्वायर L स्क्वायर, n स्क्वायर L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो गया, और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, ठीक है। तो म्यू जीरो n स्क्वायर AL, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय L इज इक्वल टू म्यू जीरो n स्क्वायर AL। देखो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम, यहाँ एयर है तो म्यू जीरो। हाँ, यहाँ अगर आयरन कोर अपन इंसर्ट कर देते तो म्यू जीरो के बदले म्यू आ जाता। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया लेंथ, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज डिटरमिन्ड प्योरली ज्योमेट्रिकली, क्लियर है ना। और कहने की बात नहीं है कि अगर अपन ने ये लिया होता, इसके अंदर मान लो आयरन रॉड यदि इंसर्ट कर दिया, है ना, आयरन रॉड यदि इंसर्ट कर दी, तो उस केस में क्या होगा, है ना। अगर आयरन रॉड इंसर्ट किया तो, है ना, आयरन रॉड यदि अपन ने इंसर्ट कर दिया लाइक दैट, है ना, उसकी परमिबिलिटी मान लो म्यू है, तो यहाँ म्यू नॉट के बदले क्या आ जाता, म्यू आ जाता, म्यू नॉट के बदले म्यू आ जाता, तो क्या हो जाता, म्यू n स्क्वायर AL, और म्यू को अपन लिख सकते थे व्हाट, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, और फिर तो n स्क्वायर A एंड L, ठीक है। यानी अगर कॉइल के बीच में अपन ने सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, देन यहाँ म्यू लिखना पड़ेगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। अब म्यू नॉट n स्क्वायर AL इसका था, यानी L बराबर क्या हो गया, L इज इक्वल टू L जीरो यदि उसको बोलते पहले, तो L जीरो म्यू आर टाइम्स L जीरो, ठीक है। तो ये केस है, और अब अपन देखते हैं, ठीक है, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड के लिए एक्सप्रेशन देखा, और अपन ने ये एक एक्सप्रेशन देखा E इज इक्वल टू, या फाई पहले देख लें, है ना, फाई इज इक्वल टू L I, क्लियर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू L, तो कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, ये तो कांस्टेंट है ना, प्योरली डिटरमिन्ड ज्योमेट्रिकली, है ना। तो L I को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब माइनस साइन दोनों तरफ पुट कर दो, माइनस माइनस, है ना। व्हाट इज दिस, LHS माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये EMF था, देन इट विल इम्प्लॉय, ये EMF था, इसको E लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी, डी आई अपॉन डी टी, क्लियर। सो E इज इक्वल टू दिस मच, E इज इक्वल टू दिस मच, माइनस L डी आई बाई डी टी, induced EMF is given by this formula also, ठीक है। माइनस साइन तो इन अकॉर्डेंस विद लेंस लॉ है, ठीक है। यहाँ से L को अपन डिफाइन कर सकते हैं, अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ से अपन लिख सकते थे व्हाट इज L नाउ, L इज इक्वल टू E अपॉन, अगर माइनस साइन को हटा दे वो तो इन अकॉर्डेंस विद लेंस लॉ है, L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। कितना हो गया, L इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। यहाँ से अपन डिफाइन कर सकते हैं जो वे है डिफाइनिंग का फिजिकल क्वांटिटी को, नहीं तो ऐसे कर सकते थे अपन, इफ डी आई बाई डी टी, ऐसा अगर मान डी आई अपॉन डी टी, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, करंट है एम्पियर, टाइम है सेकेंड, ठीक है। इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन इट विल इम्प्लॉय, क्या होगा, L इज इक्वल टू E, L इज इक्वल टू E, सो दिस गिव्स यू
the way of defining, another way in fact of defining self-inductance. Self-inductance of a coil is numerically equal to EMF induced in the coil if the current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second, है ना. यानी सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का क्या है, ईएमएफ इंड्यूस जो उस कॉइल में हो रहा है उसके बराबर होगा. कब? जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट उस कॉइल में चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से. ठीक है. सो दिस गिव्स यू अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग एंड आल्सो द यूनिट. यहाँ से देख सकते हैं इसका हो जाएगा वोल्ट, ये हो जाएगा एम्पियर, ये हो जाएगा सेकंड. तो यूनिट क्या हो जाएगा, इनफैक्ट यूनिट अपन देख सकते थे, तो यूनिट विल बी दैट मच. नहीं, तुमने देख लिया होगा एक्चुअली एल की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी, देखो वोल्ट हो गया ईएमएफ का वोल्ट, अपॉन करंट का एम्पियर हो गया. ठीक है. और अपॉन डीटी, तो ये ऊपर चला गया सेकंड. तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 हेनरी और 1 वेबर पर एम्पियर. ठीक है. तो ये सारी बातें थी इस केस में अपन ने देखा, है ना. अब अपन एक और चीज डिस्कस करना चाहते हैं, है ना. दैट इज व्हाट, ये भी अपन ने फार्मूला देखा था. क्या देखा फार्मूला. और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस एल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. ये जो एल है ना ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, है ना. जो मैकेनिक्स में इनर्शिया मीन्स, वहां पर ने पढ़ा था मैकेनिक्स में 11th में, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट. ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा. दैट इज इनफैक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है. उसी तरह एल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. एल जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. हाउ एल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. ठीक है. क्योंकि ये भी अपोज करता है ऑफ एनी चेंज इन द कॉइल. एल क्या करता है, ये भी अपोजिशन है, ये अपोज करता है. ड्यू टू विच अपोजिशन होता है, दिस अपोजेज द एनी चेंज इन करंट. यदि करंट इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज करना चाहेगा, डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करना चाहेगा. ठीक है. चलिए, और अपन ने एक एक्सप्रेशन देखा था अभी, E इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ कोर्स, चलिए लिख देता हूँ, है ना. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोर्स माइनस साइन एल डी आई अपॉन डी टी. ठीक है. E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. माइनस साइन तो किसके लिए, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा. ठीक है. अब बोथ साइड्स डी टी से अपन बोथ साइड्स है ना अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी से. ठीक है. तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई डी टी इज इक्वल टू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी टी इधर आ गया, ये हो गया एल डी आई. क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्या करते हैं अपन, आई से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. बोथ साइड मल्टीप्लाइंग विथ आई करंट, तो ये हो गया ई आई डी टी इज इक्वल टू, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल आई डी आई. क्लियर, आ रहा है समझ में, है ना. ई आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया इनफैक्ट, तो ये हो गया, है ना. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है. चलिए, अब इनफैक्ट ई आई वोल्टेज इंटू करंट, दिस इज पावर इंटू टाइम, दैट इज वर्क डन. पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इक्वल टू W बाई T, तो W इक्वल टू P इंटू T. ये पावर हो गया इंटू टाइम डी टी, तो वर्क डन हो गया. दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, वर्क डन इज इक्वल टू एल आई डी आई. क्लियर. अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स. ठीक है. देन इट विल इम्प्लाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिख दें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अपन ने इंटीग्रेट कर दिया. तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया, है ना. दिस इज डब्ल्यू इज इक्वल टू
एल आई डी आई का इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई, ठीक है, एल आई डी आई, आई डी आई, कहां से कहां तक, करंट 0 से आई तक स्टेब्लिश करना, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस देखा अपन ने वो क्या करता है, एनी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दिस इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दिस प्लेज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, यानी ये अपोज करता है ऑफ एनी चेंज इन करंट, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, तो करंट जब हम सेटअप करेंगे तो वो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, है ना। तो मान लें 0 टू आई करंट स्टेब्लिश करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, और इंटीग्रेशन पता है आपको, एल तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया और इंडक्टेंस ये कांस्टेंट है, आई डी आई का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 2, आई एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो उसी से हो गया 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ठीक है। 0 टू आई करना था तो ये वैल्यू आ जाए, और ये जो है ये एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। चलिए इस पोर्शन को अपन इरेज कर दें, ठीक है। तो ये अपना था W, है ना, ये क्या था, W था, वर्क डन, दिस W, half Li square, and this work done is stored in the system in the form of energy, तो इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, U ऑफ कोर्स B लिख सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, रीअरेंज किया इसको, हाफ L I स्क्वायर, ठीक है, हाफ L I स्क्वायर, ये हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड UB, U तो एनर्जी है, हाफ L I स्क्वायर, कंपेरिजन करो उससे, जैसा कि अपन ने कैपेसिटर के केस में देखा था, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर, C वहाँ क्या था, कैपेसिटेंस, L क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है। ये हाफ MV स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाफ MV स्क्वायर, मास ये मेजर ऑफ इनर्शिया, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, उसी तरह L जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। मास किसका अपोज करता था, V, वेलोसिटी का, फॉर एनी चेंज, अगर रेस्ट में वेलोसिटी 0 है चाहता है 0 ही रहे, अगर मोशन में है तो चाहता है मोशन में ही रहे, V नॉन 0 रहे, यहाँ ये किसका अपोज कर रहा है, I का, है ना, दैट्स व्हाई द नेम L का है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो यू भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर। कोई भी सोलेनॉइड है यदि, ठीक है, कोई सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में यदि करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना, तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में अपन ने देखा था UE नहीं, इनफैक्ट एनर्जी डेंसिटी अगर देखा था UE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, उसी तरह यहाँ भी एनर्जी डेंसिटी अगर अपन निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं UB इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट यानी म्यू नॉट, E के बदले B स्क्वायर, ठीक है। ये था अपना एक्सप्रेशन, हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी UB, हाफ एप्सिलॉन नॉट इक्विवेलेंट टू 1 बाय म्यू नॉट, ठीक है, E के बदले B हो गया। अपने भी तुम निकाल के वेरीफाई कर सकते हो, दिस इज फॉर यू, ध्यान देना। L के लिए तुम एक्सप्रेशन लिख देना, सोलेनॉइड का केस है, L क्या होगा, LH म्यू 0 N स्क्वायर AL, और I का वैल्यू, I मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 N I, वहां से I निकालना, इसमें पुट करना, तो तुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। डू इट योरसेल्फ, दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज। तो ये अपन ने देखा कि मैग्नेटिक एनर्जी जब भी करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड में, कॉइल में इनफैक्ट, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, है ना, एंड दैट इज गिवन बाय दिस एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी के लिए एक्सप्रेस कहाँ स्टोर होती है, जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होती थी कहाँ पे, बिटवीन द प्लेट्स एंड इन डाइलेक्ट्रिक और द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। उसी तरह जो मैग्नेटिक एनर्जी है कॉइल में, ये स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, यस, ठीक है ना। और कुछ इसमें है, कुछ बातें हैं, चलिए पहले इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। क्या
ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में जो यूज देखते हैं एक्चुअली इसका, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है, 1 मिनट में केवल लिख देता हूँ। स्पार्किंग, स्पार्किंग, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग, ठीक है। एंड इसका कहाँ यूज होता है, नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस में, नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है। अब चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए अपन छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो डे टू डे लाइफ में इसका एग्जांपल क्या है, स्पार्किंग है। क्योंकि जब करंट काफ़ी, जैसे कि अपन स्विच ऑफ करते हैं जिसमें कॉइल है ना, करंट जीरो हो जाता है तो वो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, तो करंट इतना हाई हो जाएगा, फील्ड कंडक्टिंग हो जाएगा, स्पार्क होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज होता है ना। ये जो अपन ने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, इसमें ये कॉइल रखा हुआ है ना, तो ये कॉइल जो है ये फ्रेम पर है, ये कॉइल किस पर है, ये कॉइल फ्रेम पर है, ये देखो फ्रेम। ये तो था सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, ये था सॉफ्ट आयरन कोर, और ये है कॉइल। कॉइल एक फ्रेम पर है, एल्यूमिनियम या कोई मेटालिक फ्रेम पर होता है ये। इससे क्या होता है, जब करंट चेंज होगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एडी करंट अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, एडी करंट, तो अपोज करेगा कागज का, तो जैसे डिफ्लेक्शन होता है सुई ऐसे ऐसे चलेगी तो वो रुक जाएगी अचानक, है ना। तो दैट इज ऑल, ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा। नाउ इट्स टाइम, ठीक है, टू टू व्हाट, टू थैंक यू, हाँ, इट्स टाइम टू थैंक यू। सो थैंक you, thank you.